सिग्नलिंग में स्टार्टिंग देखें तो हमारे 2-3 इम्पोर्टेंट बहुत एस्पेक्ट जो जिन पे ट्रेन मूवमेंट बहुत ही सेफ्टी से गुजरी जानी चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमारे ट्रैक सर्किट आता है, तो ट्रैक सर्किट है, सिग्नल है, तो ये डीसी ट्रैक सर्किट का प्रेजेंटेशन है। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट ट्रैक सर्किट, डीसी। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। हमारे नॉर्दर्न रेलवे में एसी ट्रैक सर्किट इस्तेमाल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा डीसी ट्रैक्शन एरिया है, तो हम सेफ्टी के साथ अपने डीसी के ट्रैक सर्किट इस्तेमाल करते हैं। डीसी ट्रैक सर्किट क्या है? देखिए सर, जो भी हमारे जो ट्रैक होते हैं जिन पे आपकी ट्रेन रन करती है, वो ब्लॉक सेक्शन भी है, 2 स्टेशनों के बीच का एरिया, प्लस स्टेशन एरिया है जिसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन। वहाँ पे यदि सिंगल लाइन सेक्शन है तो वहाँ भी कई लाइनें हो जाती हैं स्टेशन पर। लूप लाइन है, मेन लाइन है। सिंगल लाइन में भी कम से कम 3 से 4 लाइन हो सकती है। डबल लाइन में कम से कम 5 या 6 लाइन होती है, तो उसमें हमारा ट्रैक सर्किट इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हमारे रेल की जो पटरियां हैं उनमें एक निश्चित जगह पर लगाया जाता है। निश्चित जगह हम चूज करते हैं कि हमें कहाँ लगाना है। और उसमें खास बात ये है कि जो रेल की पटरियां हैं वो सर्किट का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि वो जिस हिस्से पे या जिस पार्ट पे वो सर्किट लगाया गया है, वो पोर्शन, वो पार्ट ट्रैक का खाली है या नहीं, खाली है अथवा ऑक्यूपाइड है। देखो, बहुत सारी लाइनें हैं। जब शुरू में रेलवे में ट्रेनें हमारे इंडियन रेलवे में स्टार्ट हुई तब ट्रैक सर्किट नहीं थे, तो दूसरे तरीके से ट्रेन भेजी जाती थी, कम ट्रेनें थी। जैसे जैसे ट्रेनें बढ़ती गई, पहले फिजिकली स्टेशन मास्टर बाहर आके देखता था जब ट्रैक सर्किट नहीं थे लाइनों पे, कि वो हमारा ट्रैक पे किस ट्रैक पर गाड़ी आई है, और वो सिग्नल लोअर करने के बाद गाड़ी चली गई है तो मैं दूसरी गाड़ी ले लूँ या ना लूँ, सेफ है ट्रैक या नहीं, ट्रैक क्लियर है या नहीं। इस बात को प्रूव करने के लिए यदि ज़्यादा ट्रेनों का आवागमन होता है और फ्रीक्वेंट ट्रेनें आती हैं ऐसे रूट पर, तो संभव नहीं है स्टेशन मास्टर को बाहर निकल के बार बार देखना, उसको इंश्योर करना या कराना। तो ऐसी स्थिति में उसको कुछ इंडिकेशन दिया जाता है जिससे ट्रैक की पोजीशन वो बैठे बैठे अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में देख सके और क्लियरेंस होने पर उसमें मूवमेंट कर सके। तो डीसी ट्रैक सर्किट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल ट्रैक सर्किट which is provided on a definite place in which the uh, uh, track is form part of the track circuit, and by which we ensure that the particular track is occupied or not. Any doubt? तो ट्रैक सर्किट हमारे रेलवे ट्रैक पर ही लगाया जाता है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है गाड़ियों की आगमन के बाद उसको चले जाने पर वो खाली हुआ नहीं हुआ। खाली होने पे फेल भी हो सकता है, देन वो भी ऑक्यूपाइड ही पोजीशन में माना जाता है, उस पर मूवमेंट करना है नहीं करना है, उसको इंश्योर किया जाता है। ट्रैक सर्किट हमारा नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक तो डीसी
क्लोज्ड ट्रैक सर्किट या डीसी बंद ट्रैक सर्किट, दूसरा डीसी ओपन ट्रैक सर्किट या खुला ट्रैक सर्किट। तो ये डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट है। डायग्राम देखिए, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, आपको दिखाई दे रहा स्लाइड? प्लीज रेस्पॉन्स मी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आपको मिल रही है? मोहम्मद जकी अनवर जी, मेरी आवाज मिल रही है? तो ये डीसी ट्रैक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा, छोटा सा सर्किट एक है। तो इसमें आपके ये चार्जर है, बैटरी चार्जर, जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाया जाता है। साइट पर किसी लोकेशन बॉक्स में हो सकता है। आधा घंटा में। और ये डीसी ट्रैक सर्किट, ये चार्जर में एक ये टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल चार्जर का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ग्रीन वाला नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये चला गया सीधा एक वहाँ ज़मीन पर ट्रैक के पास में एक छोटी सी जंक्शन बॉक्स होती है, 1 फुट बाई 1 फुट के आसपास की, उसमें ये कनेक्शन देके, और एक ये हमारी लोकेशन, ये चीज़ एक लोकेशन बॉक्स में, लोहे की टीन की एक लोकेशन बॉक्स होती है ट्रैक के किनारे, उसमें रखे जाते हैं। और ये आगे ट्रैक के पास में एक छोटी सी जेबी है, जंक्शन बॉक्स, जिसे टीएलजेबी के नाम से जाना जाता है, ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स। यहाँ से इससे 2 तार निकले, केबल होती है 2 कोर की, उसमें 2 तार होता है। तो ट्विस्ट करके उसको एक इस सिरे पे जोड़ दिया, ये नेगेटिव पोलरिटी हो गई, ये इस सिरे पे जोड़ दिया, पॉजिटिव पोलरिटी हो गई। सिंपल सा है। आप लोगों ने 10वीं 12वीं 12th या हाई स्कूल भी साइंस से करी है, तो क्लियर समझ आ रहा होगा। ये एक रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे ये जो वाइट चमक रहा है, ये बाउंड्री है इस ट्रैक सर्किट की। यहाँ पे सर्किट हमारा एंड हो जाता है, यहाँ पे एंड हो गया, ऐसे यहाँ पे एंड हो गया। ये ट्रैक की लंबाई कितनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली जाती है। यदि बर्थिंग ट्रैक है तो लंबाई 600-700 मीटर होगी, जिस पर ट्रेन, एक लंबी ट्रेन जो है खड़ी की जा सके। यदि होम सिग्नल के आगे के ट्रैक होंगे तो कम से कम 2 रेल लेंथ के होंगे, जिसमें एक रेल लेंथ की लंबाई 13 मीटर होती है, तो 2 रेल लेंथ की लंबाई 26 मीटर। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट should not be less than 26 मीटर। तो 26 मीटर कम से कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 600-700 मीटर ये हो सकता है। तो देखिए, एक पॉजिटिव सप्लाई, देखिए रास्ता कैसे बना। ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से बैटरी की, मान लिया 2 वोल्ट की सप्लाई एक चली, 2.2 वोल्ट की, एक सेल की कैपेसिटी 2.2 वोल्ट होती है। तो यहाँ से हमारी पॉजिटिव सप्लाई इस रेल पे चली, पॉजिटिव आपके यहाँ पर, ठीक है, और नेगेटिव आपके देखिए यहाँ से इस रेल पर, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चली। यहाँ पे हमने एक
दो तार निकाले और ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स के थ्रू, ये रिले है, दिस इज रिले, इसे बोलते हैं सेल्फ टाइप ट्रैक रिले, सेल्फ में रखी जाती है और इसके दो टर्मिनल है, एक R1 R2 और इसमें कोयल है दो 500 ओम की, तो ये पिकअप हो जाती है। जब ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं है तो ट्रैक की ट्रैक रिले पिकअप रहती है। When there is no train on this track circuit, the track relay shall be in its pickup condition, अर्थात ये कॉन्टैक्ट बनाएगी जो हमें ऊपर को यहाँ से हम ले सकते हैं, ये पिकअप हो गया तो यहाँ से दो तार हमने यहाँ से कनेक्शन करके कहीं और इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल कर लिए केबल के थ्रू, जिससे हमें इस ट्रैक सर्किट का भरा होना या खाली होना पता लग गया। जब ये रिले पिकअप है, we can say that there is no train on this track circuit. When this relay is dropped, then we can say that this particular track circuit is occupied, or when it is not occupied and this is relay is not pick up, तो it may be a failure. यदि रिले पिकअप नहीं है, ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं है, तो ट्रैक हमारा फेल है। यदि ट्रैक पर गाड़ी है, रिले ड्रॉप है, तो वो स्टेशन मास्टर को लाल इंडिकेशन दिखाएगा, लाल बत्ती जलेगी तो समझेगा कि ट्रैक पर गाड़ी है। ओके सर, आवाज मिल रही है सर? ट्रैक सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा जी, सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा। ओके सर, ओके सर। कोई डाउट है तो क्लियरली आप पूछ सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक फंडा आपको स्टार्ट किया है। देन डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट इन आरई एरिया। आरई मीन्स रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन क्षेत्र, जहां पे ऊपर 25 किलोवोल्ट एसी सप्लाई पे हमारा ट्रेन इंजन पेंटोग्राफ के थ्रू वर्क करता है, उसे कहते हैं आरई एरिया। हम बोलते हैं अपनी भाषा में आरई क्षेत्र है, जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें रन करती हैं उस क्षेत्र को। सर्किट वही है, इसमें थोड़ा बैटरी बढ़ गई है, उसमें एक रिले से ही काम चल जा रहा था, उसमें रिले की जो पिकअप वोल्टेज है वो 0.4 वोल्ट के आसपास होती है। इसमें रिले की पिकअप वैल्यू 1.4 वोल्ट होती है और उसको कम से कम 125% और ज़्यादा से ज़्यादा 250-300% वैल्यू हमें चाहिए ठीक प्रकार रिले को पिकअप होने के लिए। पिकअप तो हो जाएगी ये वाली 1.4 वोल्ट पे। दिस इज नॉट सेल्फ टाइप, दिस इज प्लग इन टाइप। ये प्लग होती है, ऑलरेडी प्री वायर्ड वायरिंग रहती है और ये एक अपने इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी प्री वायर्ड बेस में फिक्स हो जाती है, इधर से तो कनेक्शन बन जाते हैं। तो ये पिकअप हो गई, वैल्यू चाहिए 1.4 वोल्ट डीसी, लेकिन इसका हम 2.5 गुना करें तो 14 दूनी 28 और 7 35, 3.5, 250% कम से कम 3.5 वोल्ट चाहिए। इसलिए यहाँ पे 2-2 वोल्ट की बैटरी बढ़ाई गई है। वो पैरेलल में 3-3 या 4-4 हो सकती हैं, 2 से 4 तक हो सकती हैं। ये एक एक्स्ट्रा काम किया है, इसमें एक चौक लगाई है। चौक ये बी टाइप चौक है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओम, इम्पीडेंस 120 ओम, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। सर्किट पहले जैसा ही है। उचारी क्षेत्र में ये देखिए एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लगाया है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बॉन्ड, यानी ये ट्रैक यहाँ खत्म हो गया, इधर एक दूसरा ट्रैक है, इससे इधर एक दूसरा ट्रैक है, दोनों का कॉमन एरिया है।
तो इसकी नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पे एक्सटेंड किया है अगले ट्रैक के लिए, जिससे हमारी 25 किलो वोल्ट एसी की ट्रैक्शन रिटर्न करंट इस नेगेटिव रेल से पास हो जाए और होती रहे आगे तक। और देखिए फिर अगला ट्रैक यहाँ पे चालू हुआ तो ये बाउंड्री आ गई, तो यहाँ से एक हमने जंपर वायर यहाँ पे डाल के तार का और अगले ट्रैक में दे दिया। एक ये स्ट्रक्चरल बॉन्ड है और अर्थ रहता है, एक ये लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड है, मोटी स्ट्रिप रहती है जो ट्रैक सर्किट पोर्शन में हमारी नेगेटिव सप्लाई को, नेगेटिव रिटर्न करंट जो हमारी 25 किलो वोल्ट है उसको ठीक प्रकार पास होने के लिए, क्योंकि वो यदि करंट इसमें आती है तो हमारे सर्किट को डैमेज कर सकती है, इसलिए ये चौक लगाई है। ये चौक हमारी एसी वोल्टेज को रोकती है, यहाँ भी हमने लगाई है। तो दिस सर्किट इज डीसी क्लोज्ड ट्रैक सर्किट इन आरई एरिया। नेगेटिव रेल, मैंने अभी पीछे बताया कि 25 किलो वोल्ट जो एसी सप्लाई है उसकी रिटर्न करंट यदि कोई पास होती है तो ऐसे आगे चल के निकल जाएगी, अगले उसमें चली जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव स्ट्रक्चरल बॉन्ड के थ्रू ओएचई का जो मास्ट है वहाँ अर्थ रहती है और वो अर्थ में चली जाती है। तो हमारे जो स्टाफ है, एसएनटी स्टाफ और ऑपरेटिंग स्टाफ और इंस्टॉलेशन फिटिंग को, हमारे इक्विपमेंट को डैमेज नहीं करेगी। ऐसी ट्रांसफर्स बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये मोटी स्ट्रिप पर लगा के नेगेटिव से इसमें पोलरिटी चेंज करने के लिए यहाँ पे दे दिया, दिस इज ट्रांसफर्स बॉन्ड। दिस इज क्रॉस बॉन्ड, जब हमारी कोई नेगेटिव सप्लाई, नेगेटिव रेल जो है वो रिटर्न करंट के लिए रहती है, तो यदि कोई रिटर्न करंट 25 किलो वोल्ट एसी की फ्लो होती है हाई करंट, तो वो जैसे एक ट्रैक ये अपलाइन का है, दूसरा ट्रैक डाउन लाइन का है, तो उसकी नेगेटिव टू नेगेटिव रेल हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो जो है यदि कोई हाई करंट आती है तो इससे निकल जाए, और ये दोनों रेले स्ट्रक्चरल बॉन्ड के थ्रू ओएचई मास्ट के द्वारा ये नेगेटिव अर्थ रहती है। देन देखिए स्ट्रक्चरल बॉन्ड ऐसा रहता है, जैसे ये हमने बताया कि वो पीछे ये वाला बॉन्ड आ रहा था, तो हमने क्या एक बॉन्ड यहाँ पे दे दिया और ओएचई मास्ट के से हमने जोड़ दिया। ओएचई मास्ट जमीन में अर्थ है, तो यदि कोई हाई करंट इसमें फ्लो होती है ट्रैक में, तो ऐसे ऐसे होते हुए इसमें चली जाएगी अर्थ में और वो हार्म नहीं पहुंचाएगी। ये देखिए ये ओएचई मास्ट जो है अर्थ रहता है। ये हमारे कंटिन्यूटी बॉन्ड है जो हमारी हाई करंट के लिए फ्लो होने के लिए। ये हमारे ट्रैक सर्किट के बॉन्ड है, ये वाला जो तार दिख रहा है और एक ये वाला तार जो दिख रहा है, ये वहां पे लगाते हैं जहां पे कंटिन्यूअस रेल जो है वो वेल्ड नहीं है, रेल के टुकड़े हमारे जोड़े हुए हैं 13-13 मीटर के, तो यहाँ पे ये फिश प्लेट द्वारा बॉन्डिंग करते हैं, बट दिस बॉन्डिंग इज नॉट यूटिलाइज्ड इन आवर ट्रैक सर्किट टू पास द करंट। हम इस पे निर्भर नहीं रहते, हम अपना बॉन्डिंग अलग से ये तार लगाया, रिजिड कनेक्शन दिया, जिससे करंट हमारी ठीक प्रकार फ्लो हो सर्किट में। देखिए दो दो लगा रखे हैं, कि ये लगा रखा है थर्मल बॉन्डिंग और एक ये लगा रखा है मैनुअल, मेंटेनर लगाता है इसको, और ये हाई रिटर्न करंट के लिए है लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड। एसी वाली यदि नेगेटिव रेल है, एक ही रेल में लगाते हैं नेगेटिव में।
बॉन्डिंग हमारा दोनों रेल में होगा सिग्नल सर्किट के लिए। प्रकार सप्लाई सोर्स की प्रकृति के अनुसार डीसी ट्रैक सर्किट होता है, मैंने बताया था पहले। ओपन डीसी ट्रैक सर्किट, क्लोज्ड डीसी ट्रैक सर्किट। ये तो थोड़ा डीसी के दो वैरायटी, खुला ट्रैक सर्किट और बंद ट्रैक सर्किट। मैंने आपको बंद ट्रैक सर्किट यूज होता है मोस्टली, बंद ट्रैक सर्किट बताया। ओपन ट्रैक सर्किट वो है जब ट्रैक पर गाड़ी आने पर रिले पिकअप होती है। इसमें उल्टा है, जब ट्रैक पर गाड़ी होती है तो ये वाला क्लोज डीसी ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो जाता है रिले। ये थोड़ा ओपन डीसी ट्रैक सर्किट अपने खतरनाक होता है, कहीं केवल अपने लिमिट में ही हम इसको यूज करते हैं। एसी ट्रैक सर्किट, एसी ट्रैक सर्किट हमारे नॉर्दर्न रेलवे में इस्तेमाल नहीं होता है। डीसी ट्रैक्शन एरिया जहाँ पे मुंबई जैसे एरिया है वहाँ पे क्या है, 25 किलो वोल्ट एसी की जगह 10 इंजन 1500 वोल्ट डीसी पे काम करता है कुछ पोर्शन में, तो वहाँ पे ऊपर डीसी 10 इंजन के लिए, तो नीचे हमारा ट्रैक सर्किट एसी वहाँ इस्तेमाल होता है केवल। देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट, इसे बोलते हैं AFTC। इसका आप लिख सकते हो नाम। ये कॉमनली आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कन्वेंशनल ट्रैक सर्किट है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट मुख्य रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट AFTC। ये नॉन कोडेड और कोडेड दो टाइप का होता है, यानी डीसी कोड वाले भी हैं और हमारे नॉन कोडेड भी हैं और डीसी कोड वाले भी हैं। प्रकार बंद ट्रैक सर्किट, खुला ट्रैक सर्किट। बंद ट्रैक सर्किट वह ट्रैक सर्किट है जिसमें ट्रैक पर कोई व्हीकल न होने पर पिकअप अवस्था में रहती है।
20 मिनट हो गए, क्लास लगी हुआ ना, लिखा आ रहा। आपकी आवाज आ रही। तो ट्रांजिशन रेजिस्टेंस वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जो ट्रैक रिले के अक्रॉस हम यदि अप्लाई करें पॉजिटिव नेगेटिव रेल पे, तो रिले अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रिले ड्रॉप हो जाती है। इसकी वैल्यू आधा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस ग्रेटर देन 0.5 ओम। देन डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ एडजस्टमेंट। हमारे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ एडजस्टमेंट बहुत मायने रखता है। ट्रेन सेफ्टी से पास होती है। ट्रैक सर्किट हमारा ये इंश्योर करता है कि खाली ट्रैक पर ट्रेन आई है, ट्रैक खाली है तो वो क्लियर शो कर रहा है, ट्रैक पे ट्रेन है तो वो ऑक्यूपाइड शो कर रहा है। तो यदि हमारा डीसी ट्रैक सर्किट फेल होता है तो वो सेफ साइड फेल हो जी, अनसेफ साइड फेल ना हो। इसलिए डीसी ट्रैक सर्किट का फेल सेफ एडजस्टमेंट किया जाता है। यानी ट्रैक पर गाड़ी आती है तो लाल हो, ट्रैक पर गाड़ी नहीं है तो ग्रीन हो,
यदि फेल होता है तो ग्रीन का रेड हो। यदि ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं है और ट्रैक फेल हो गया तो ट्रैक जो ग्रीन दिखा रहा था वो रेड होना चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जी। इसके लिए ट्रैक रिले को हम खोल के जब हम ट्रैक सर्किट इंस्टॉल करते हैं शुरू में, तो ट्रैक रिले को खोल के फीड छोर पर लाकर सीधे बांध देते हैं। वह अनंत बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न करते हैं। वह सर्किट से ट्रैक रिले को हटा देते हैं। शुरू में ट्रैक रिले, जब ट्रैक शुरू में हम बनाते हैं तो इसके लिए ट्रैक रिले, जैसे ट्रैक बनाया, सर्किट बनाया, रिले लगाई, तो ट्रैक रिले को हम खोल के जिधर हमारी बैटरी रखी है उस छोर पे लाके वो सीधे बांध देते हैं। रिले सर्किट में नहीं रखते और हम इन्फिनिटी अनंत बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन क्रिएट करते हैं। इससे सर्किट से ट्रैक रिले को हटा देते हैं। इसके बाद हम शंट करके देखते हैं आधा ओम का TSR, और जहाँ पे वो शंट हो जाए सही टेपिंग चुनकर रिले पर वोल्टेज उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू के 85% एडजस्ट करते हैं। यानी शंट होने पर जो रिले ड्रॉप होती है जिस वैल्यू पे, उसकी भी हम 85% रखते हैं जी। ड्रॉप अवे वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर रिले अपने फ्रंट कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, अर्थात ड्रॉप हो जाती है। और हमने ऐसा सेट करा कि गाड़ी आई तो हमने तो उसकी ड्रॉप अवे वैल्यू की भी 85% रखी, तो वो कभी पिकअप ही नहीं होगी। गाड़ी आने पर कभी पिकअप नहीं होगी भविष्य में। ऐसा एडजस्ट रखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि गाड़ी आने पे कभी पिकअप ना हो, ऐसा वैल्यू रखते हैं। अब शंट रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और रिले पर वोल्टेज मापते हैं। शंट हटा दिया तो फुल वोल्टेज मिलेगी। तो ये सेल्फ टाइप ट्रैक रिले के लिए उसकी पिकअप वैल्यू से ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जी। मतलब ये रिले को क्या किया, सीधे हमने, देखिए रिले का एक वैल्यू रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस से बांध दिया पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है वो हमने बैटरी के छोर से बांध दिया, और दूसरा रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी से बांध दिया। तो रेल हट गई। तो हम देख रहे हैं जो लीकेज है वो खत्म हो गई। अर्थात जब कोई इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है बीच में तो बहुत अच्छी वोल्टेज मिलेगी रिले पे। ठीक है जी। तो वो हमारी रिले की पिकअप वैल्यू के 300% से ज़्यादा भी ना हो। सेल्फ टाइप ट्रैक रिले के लिए 250% से ज़्यादा ना हो, प्लग इन टाइप रिले के लिए 300% से ज़्यादा ना हो। तो हमने वो शंट हटा दिया। तो एक रिले है QB80 प्लग इन टाइप की, इसको छोड़ के प्लग इन टाइप रिले के लिए उसकी पिकअप वैल्यू के 300% से अधिक यदि आती है और QB80 रिले के लिए 235% से अधिक है, तो हम क्या करते हैं, उसे घटाते हैं रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस से, एडजस्ट करते हैं और रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। यदि वैल्यू ज़्यादा मिलती है तो उसे नीचे लाएंगे। यदि रिले पर वोल्टेज कम मिलती है तो बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि इस केस में जो बैलास्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन में ट्रैक सर्किट की वर्किंग अनसेफ हो सकती है। कम मिलती है तो बढ़ाएंगे नहीं। अब यह अवश्य चेक करें कि कम से कम बैलास्ट रेजिस्टेंस की स्थिति, सामान्य फीड वोल्टेज स्थिति में रिले पर कम से कम आवश्यक वोल्टेज तो मिले, वो मिल रही है या नहीं। जैसे रिले पर वोल्टेज पर्याप्त हो जाती है तो ट्रैक को सर्किट में जोड़ देते हैं। ये ऐसा टेस्ट किया जी, मोटा मोटा मतलब ये चेक कर रहे हैं हम कि रिले पर जो वैल्यू है पिकअप वैल्यू के 235 या 300% से ज़्यादा नहीं है। कब? जब हमने शंट नहीं किया, शंट हटा दिया, तो उसमें हम देखते हैं कि अब चेक करें कि QB80 रिले को छोड़कर रिले पर वोल्टेज उसकी पिकअप वैल्यू के 125% से कम ना हो। हमने हटा दिया तो कम भी नहीं होनी चाहिए, 125% से। मान लिया उसकी पिकअप वैल्यू 0.4 वोल्ट है, तो उसका 125% कितना हुआ,
0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 वोल्ट से कम ना हो। 1 वोल्ट से कम होगी तो रिले पिकअप नहीं होगी, फेलियर होगा नेसेसरी। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि कम से कम वोल्टेज भी हमें मिले और ज़्यादा भी ना हो, सेफ साइड रहे। क्यूबीएटी रिले के लिए 122% से कम ना हो, ये प्लग इन टाइप रिले है। यदि वोल्टेज कम मिलती है तो रिले पर वोल्टेज बढ़ाई नहीं जाएगी। यदि बैलास्ट कंडीशन इंप्रूव नहीं होता है, बैलास्ट खराब है, तो ट्रैक सर्किट को हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई को घटा देंगे। 2 या 2 से अधिक हिस्सों में अलग अलग रिले लगा के बांट देंगे। अर्थात उसको ट्रैक यदि एक 700 मीटर का है तो पता लगा 750 मीटर का है, तो 250 के 3 बना दिए, तो लेंथ घटा दी। ऐसा अरेंजमेंट फीड ओवर या कट सेक्शन ट्रैक सर्किट अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहले की सप्लाई की रिले जो पिकअप हुई, उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट दूसरे की सप्लाई में डाला, दूसरे की रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट तीसरे की सप्लाई में डाला। जब पहले दोनों पिकअप होंगे तो तीसरा पिकअप होगा, और तीसरे से फाइनल सर्किट इस्तेमाल करते हैं पिकअप या ड्रॉप होने का। तो पैरामीटर्स डीसी ट्रैक सर्किट के। सर यहाँ थोड़ा टी ब्रेक हो गया है, आप लोग भी चाय वगैरह पी लीजिए। 11 बजे आपको अटेंड करते हैं सर। ठीक है सर। ओके सर। तो जो ट्रैक का जो लास्ट पोर्शन है, जैसे हमने एक ट्रैक को फॉर एग्जाम्पल 1T 2T 3T में डिवाइड कर दिया, एक लंबा ट्रैक था 3 भागों में छोटा कर दिया, कोई उसका नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल 1T 2T 3T। तो जो लास्ट वाले जो सेक्शन है उसकी जो ट्रैक रिले है लास्ट वाले ट्रैक की, वो पूरे सेक्शन की ट्रैक रिले कहलाएगी। तथा यह रिले डिटेक्शन व अन्य कंट्रोल के पर्पज से इस्तेमाल की जाएगी। मतलब जो इंडिकेशन हमें लेना है वो लास्ट वाला जो पोर्शन है ट्रैक का, उसकी जो ट्रैक रिले है, दैट शैल बी यूज्ड इन अदर कंट्रोल सर्किट। फॉर एग्जाम्पल सिग्नल का लाइटिंग सर्किट, सिग्नल का ग्रीन येलो रेड होने वाला सर्किट, ऐसे आदि सर्किट में इस्तेमाल की जाएगी। देन ट्रैक सर्किट के पैरामीटर्स। There are some parameters which are very essential in our track circuit. यदि नॉन आरी क्षेत्र है, उसमें लकड़ी या पीआरसी के स्लीपर है, तो ट्रैक सर्किट ब्लॉक सेक्शन में लगे हों, तो ट्रैक सर्किट की लंबाई 1 किलोमीटर व स्टेशन सेक्शन तथा यार्ड में लंबाई 670 मीटर अधिकतम हो सकती है। ये लेंथ की बात करिए कि हमारा लंबाई कितने मीटर होगी, तो नॉन आरी एरिया में यदि लकड़ी या पीआरसी के स्लीपर है और ब्लॉक सेक्शन में लगे हैं तो ट्रैक सर्किट 1 किलोमीटर लंबा हो सकता है और यार्ड में 670 मीटर मैक्सिमम होगा। नॉन आरी क्षेत्र में यदि ट्रैक सर्किट 100 मीटर से अधिक लंबा है तो 2.25 ओम की टीआर का प्रयोग किया जाएगा। ट्रैक रिले में जो रेजिस्टेंस होगा कोयल का, उसकी बात करिए। यदि ट्रैक सर्किट 100 मीटर तक लंबा हो तो 9 ओम की ट्रैक रिले प्रयोग करेंगे। न्यूनतम बैलास्ट रेजिस्टेंस का मान लकड़ी ऑब्लिक पीआरसी के स्लीपरों पर स्टेशन सेक्शन में 2 ओम पर किलोमीटर व ब्लॉक सेक्शन में 4 ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
रेल प्रतिरोध का मान 700 मीटर तक लंबे ट्रैक सर्किट के लिए 1.5 ओम पर किलोमीटर से अधिक ना हो, व 700 मीटर से अधिक लंबे ट्रैक सर्किट के लिए इसका मान आधा ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये लंबाई के हिसाब से रेल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिमिटेशंस बताई है। लकड़ी व पीआरसी के स्लीपरों पर 0.5 ओम से कम नहीं होना चाहिए। देन पैरामीटर्स में आगे, आरई क्षेत्र में जहां रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, केवल एसी ह्यूमनाइज्ड 9 ओम की ट्रैक रिले प्रयोग करेंगे। एसी ह्यूमनाइज्ड का मतलब है कि बाहर से जहां एसी आरई एरिया है वहां पे हमारी रिले पिकअप ना हो जाए बाहर की अनवांटेड वोल्टेज से, इसलिए उसको एसी ह्यूमनाइज्ड वो सहन कर लेता है, ऐसी रिले सहन कर लेगी। आरई क्षेत्र के स्टेशन सेक्शन या यार्ड में लकड़ी के स्लीपर के साथ ट्रैक सर्किट की लंबाई 450 मीटर तथा पीआरसी स्लीपर में यह लंबाई 350 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आरई क्षेत्र के ब्लॉक सेक्शन में 450 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पार्ट्स, बैटरी अथवा सोर्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस, लीड केबल जंपर, केबल आउटगोइंग व इनकमिंग टर्मिनल, हमारे पार्ट्स क्या क्या लगते हैं उसमें ट्रैक सर्किट में। देन स्लीपर है, बैलास्ट चाहिए, ट्रैक रिले चाहिए, ट्रैक लीड, जंक्शन बॉक्स, टीएलजेबी चाहिए, इंसुलेटेड रेल जॉइंट चाहिए जिन्हें हम गिलोड जॉइंट या आरडीएसओ जॉइंट कहते हैं, चैनल पिन चाहिए, बॉन्ड वायर, फ्यूज। दीज आर द पार्ट्स। पीआरसी स्लीपर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब हमारा स्लीपर ठीक है या नहीं, उसकी टेस्टिंग के बारे में बताया है। वो 500 ओम से कम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम मीटर से चेक करते हैं, उसके चारों जो हुक रहते हैं उनमें चेक करते हैं। गिलूट जॉइंट की टेस्टिंग, 100 वोल्ट के मेगर को गिलूट जॉइंट के दोनों तरफ रेलों पर लगाने पर जब हमारा सूखा अवस्था है तो सूखी अवस्था में कम से कम इंसुलेशन रेजिस्टेंस 25 मेगा ओम होना चाहिए। गीले मौसम में ये रेजिस्टेंस 3 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए। डेड सेक्शन जो है ये 1.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 फीट। डेड सेक्शन कहते हैं कि जब हमारा गिलूट जॉइंट का जो गिलूट जॉइंट है वो आमने सामने होने चाहिए दोनों रेलों के। जब वो किसी कारण से आगे पीछे होते हैं तो ट्रैक सर्किट में प्रॉब्लम आती है। तो वो 6 फीट से ज्यादा ना हो, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6 फीट। ट्रैक सर्किट में फेलियर्स क्या क्या होते हैं, ये फेलियर्स हैं: बैटरी खराब होना, ट्रैक लीड वायरों में ब्रेक अथवा शॉर्ट होना, जंपर वायर टूटना, बॉन्ड वायर लूज बॉन्डिंग, ट्रैक सर्किट का बैलास्ट रेजिस्टेंस कम हो जाना, ट्रैक रिले खराब हो जाना। ट्रैक सर्किट की साधारण विफलताओं में ट्रैक का फ्यूज उड़ गया, इंसुलेशन जॉइंट खराब हो गया, ट्रैक में पानी एक्यूमुलेट हो गया, रेल का मिट्टी से टच हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस एडजस्टमेंट खराब हो गया, पीआरसी स्लीपर में लाइनर पैड कम होना। ये ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हैं। पुल या गर्डर पे रेलों का गर्डर आदि से शॉर्ट हो जाना। ट्रबल शूटिंग, निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना है: बैटरी को ध्यानपूर्वक मेंटेनेंस रखना, इंसुलेशन केबल, लीड वायरों का केबल का इंसुलेशन टेस्ट करना, जंपर वायरों की फिटिंग, बॉन्डिंग तथा चैनल पिनों को ठीक प्रकार से ठोकना, ट्रैक में बरसात का पानी भरने से रोकने का अरेंजमेंट करना, रेल प्रतिरोध बैलास्ट प्रतिरोध को अपनी अपनी लिमिट में रखना, टीएसआर जो टेंशन रेजिस्टेंस बताया था उसके द्वारा ट्रैक को समय पर टेस्ट करना कि उससे शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जो गिलूट जॉइंट है, आरडीएसओ जॉइंट है, उनको समय से बदलना, पीआरसी स्लीपरों का इंसुलेशन चेक करना, 3 माह में टीआर रिले के कोयल के कनेक्शन आपस में चेंज करना। ये जो है ट्रबल शूटिंग में है। देन कट सेक्शन, डीसी ट्रैक सर्किट। जब कोई ट्रैक सर्किट ज्यादा लंबा तो है, उसका बैलास्ट रेजिस्टेंस जो है वो सीमा से कम हो जाता है और उसके फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में ट्रैक सर्किट को कई भागों में बांट देते हैं। हर भाग एक पूरा ट्रैक सर्किट होता है।
इसमें एक ट्रैक की टीआर से दूसरे ट्रैक सर्किट की फीड नियंत्रित की जाती है, अंतिम टीआर से टीपीआर बना दी जाती है। इस प्रकार ट्रैक सर्किट के किसी भी भाग पर गाड़ी होने से टीपीआर गिर जाती है तो ट्रैक जाम होने का इंडिकेशन देती है। तो जब लंबा होता है तो उसमें हम ऐसा करते हैं, ATBTCT वही कट सेक्शन अरेंजमेंट बोला जाता है, जो मैंने बताया ट्रैक को 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड करते हैं। डीसी ट्रैक सर्किट क्या करें, डू डोंट है, ये आपको ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है। अब हम आपको नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के बारे में स्लाइड चेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, सर इस पे एक टॉपिक है आपका जो आपके लिए नॉमिनेट करके डाला है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग SSI। तो SSI का जो लेटेस्ट नाम है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग EI है। ये फॉर्मली नॉन एज सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग यानी SSI के नाम से शुरू में जाना जाता था। अब इसका लेटेस्ट वर्जन में नाम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है और उसका RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO/SPN/192/2020। ये रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है RDSO लखनऊ में। दैट्स वहाँ पे हमारे जो टेक्निकली जो हमारे इक्विपमेंट लाइन पे लगते हैं वो कौन से लगेंगे, उनकी परमिशन होती है, उनका टेस्टिंग होता है, वो अपनी कसौटी पे खरा उतरते हैं नहीं उतरते, तो वो सब जो कंपनी फिर उनको इंस्टॉल करती है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो वो सब स्पेसिफिकेशन है। तो वो स्पेसिफिकेशन में देर आर सम रूल रेगुलेशंस आर उसमें प्रोवाइडेड हैं और वो उन पे उनकी टेस्टिंग होती है, तभी वो फाइनल सेटिस्फैक्शन सेफ्टी से इंश्योर करके तब सब उनका इंस्टॉल किया जाता है। दैट इज RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर। सबसे पहले फर्स्ट इश्यू था 2005 में 22/9/2005, ये वर्जन था, वर्जन 0 RDSO SPN 192 2005, RDSO SPN 192 2000 वर्जन 1 करेक्शन था इसमें। सेकंड इश्यू था ये, तो 2015 में इशू हुआ था 29 मई को, और 30 नवंबर 2019 को थर्ड इश्यू था RDSO SPN/192/2019 वर्जन 2। देन आफ्टर दैट वर्जन 3 इशू हुआ RDS का स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO/SPN 192 2002 2020 वर्जन 3। तो इसमें इंक्लूजन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ बिग यार्ड, इसमें बड़े यार्डों को ध्यान में रखते हुए और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका फोर्थ इशू हुआ 2020 में। व्हाट इज इंटरलॉकिंग, अंतरपासन क्या है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान देंगे। एक शब्द आया इंटरलॉकिंग, हिंदी में कहते हैं इसको अंतरपाशन। तो मोटी भाषा में मैं अंतरपाशन आपको बताऊं कि हमारा जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट है, जिसमें पॉइंट हो गए, लॉक हो गए, सिग्नल हो गए, गेट हो गए, वो चाहे लीवर फ्रेम से ऑपरेटेड हो अथवा किसी पैनल से ऑपरेटेड हो अथवा इलेक्ट्रोमैकेनिकली कम्बिनेशन से हो या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से हो, बट उनका ऑपरेशन एक प्रीडिटरमाइंड मैनर में हो के इस प्रकार हो कि वो सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, सेफ्टी इंश्योर कर सके। कैसे कि सिग्नल तभी आए जब रूट सेट हो जाए, जब रिक्वायर्ड पोजीशन में जिस लाइन पे गाड़ी को लिया जाना है उस पर पड़ने वाले सभी आवश्यक कांटे सेट हो जाए आवश्यक स्थिति में, और लॉक भी हो जाए फेसिंग पॉइंट, कोई गेट है तो वो बंद हो जाए, लॉक हो जाए, देन तब सिग्नल ग्रीन, रेड से ग्रीन हो। बिना रूट सेट करे, बिना लॉक आए, बिना गेट बंद करे, बिना गेट को लॉक किए सिग्नल को ग्रीन ना किया जा सके, ऐसा अरेंजमेंट इंटरलॉकिंग कहलाता है।
एक बार डेफिनेशन मनन कर लीजिए। Interlocking means an arrangement of signals, points and other appliances operated from a panel or a lever frame, so interconnected by mechanical locking अथवा or electrical locking or both, that their operation must take place in a proper sequence to ensure safety. मकसद है कि सेफ्टी इंश्योर करके चलना है। रेलवे इंटरलॉकिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग। पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग थी, केबिनें हुआ करती थी, और उससे पहले तो रूडिमेंट्री इंटरलॉकिंग थी। तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो है, सिंपली पॉइंट भी हमें साइट पे जाके लॉक करना होता था, सेट करना होता था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग, जो लीवर फ्रेम से ऑपरेटेड, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मिला जुला कॉम्बिनेशन। रिले इंटरलॉकिंग, रिले से रिले का अंतरपासन। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो आप इस समय जानना चाह रहे हो, दैट इज आल्सो अर्लियर नेम इज सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। Nowadays this interlocking is known as electronic interlocking or EI. So what is EI? EI एक कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो हमारे पॉइंटों को, सिग्नलों को, एलसी, लेवल क्रॉसिंग गेट आदि को कंट्रोल करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पैनल से अथवा विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू के द्वारा, जैसा कि एग्जिस्टिंग रिले बेस्ड अथवा मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो भी सिस्टम है उसके द्वारा। तो ये कंप्यूटर पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ना इलेक्ट्रिकल है ना मैकेनिकल है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है। EI is a computer based electronic interlocking system used for controlling points, signals, LC gates, etc. through a centralized control panel or through VDU like existing relay based mechanical interlocking system. Policy of the type of interlocking to be adopted. Board has decided the following policy to be adopted of on Indian Railway by the board का लेटर नंबर ये सो एंड सो। तो इसमें टाइप ऑफ स्टेशन, रूट के हिसाब से कितने रूट निकलते हैं, 10 रूट तक हम ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? सी क्लास स्टेशन पे, मिड सेक्शन एलसी गेट पे, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग, इंटरमीडिएट ब्लॉक होम पे, स्टेशन डबल लाइन सेक्शन बिना लूप लाइन एंड एक इमरजेंसी क्रॉसओवर अथवा साइडिंग हो, स्टेशन ऑन सिंगल लाइन सेक्शन विद वन लूप, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग में विद या विदाउट मिड सेक्शन इंटरलॉक एलसी गेट। और कहाँ लगा सकते हैं? 10 से 50 रूट पर भी। वे स्टेशन है, कोई छोटा स्टेशन है, छोटा जंक्शन स्टेशन है, वहां पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लिंक कर सकते हैं टू सिग्नल कंट्रोल सेंटर इज इफ रिक्वायर्ड। तो वहां पे हमारा एक कंट्रोल सेंटर होगा, स्टेशन पे रख सकते हैं, या जिधर पॉइंट या जिधर हमारी लाइनें ज़्यादा हो उस साइड में भी रख सकते हैं। स्टेशन पर कहीं एक जगह जो पर्याप्त सूटेबल लगता है। बिग स्टेशन एंड मेजर जंक्शन स्टेशन 50 to 500 रूट तक। बड़े स्टेशनों में भी जहां पे मेजर जंक्शन स्टेशन है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, हम एक जगह से ऑपरेट होने वाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग विद साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मतलब हमने उसका कुछ पार्ट दूसरी तरफ भी लगा दिया और वहां से ऑपरेट होके वहां से उसका कंट्रोल मिल रहा है मेन इंटरलॉकिंग को, लेकिन उसमें हम ऑब्जेक्ट कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में भी हम करते हैं, मतलब डिवाइडेड है।
ज्यादा रूट है ना। वेरी लार्ज स्टेशन, जंक्शन स्टेशन, मोर देन 500 रूट। जहां 500 रूट से ज्यादा है वहां हम आरआरआई इस्तेमाल करते हैं। आरआरआई मीन्स रूट रिले इंटरलॉकिंग। रिले से रिले का इंटरलॉकिंग, बहुत सारी रिले रहती है सर्किटों को प्रूव करने के लिए, सिग्नल को लोअर करने के लिए, विद मेटल टू मेटल टाइप रिलेज, जिसमें रिले कैसी होती है, कॉन्टैक्ट उनके मेटल से मेटल वाले बनते हैं। वो एक सीमेंस कंपनी है, उसमें मेटल टू मेटल इस्तेमाल होता है। तो आरआरआई सीमेंस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। अथवा ये नहीं करना है तो हम ईआई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के साथ, जिसमें ऑब्जेक्ट कंट्रोलर लगे होंगे, यानी अलग से पार्ट में होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। वही ईआई। तो entire logic circuits are simulated in software, no need of bulky relays। EI क्या है, जो हमारे लॉजिक सर्किट्स है वो सॉफ्टवेयर में हमारे सिमुलेटेड हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिले नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिले टू रिले इंटरलॉकिंग है ना, वो हमारे कंप्यूटर बेस्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें डाल दिया गया है इंटरलॉकिंग सर्किट। कम स्पेस चाहिए, इसकी खासियत है सिस्टम की, कम स्पेस, कम वायरिंग, लेस सोल्डरिंग, ये सब घट गया आरआरआई के मुकाबले। इसके फायदे हैं ये, इंस्टॉलेशंस एंड यार्ड अल्टरेशन टाइम इज लेस। यदि हमें यार्ड में कोई बदलाव करना है तो इंस्टॉलेशन और यार्ड में अल्टरेशन बहुत कम समय में हो जाता है कंपैरिजन टू आरआरआई या पीआई। रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन, इसमें हमारा पावर भी कम खर्च होता है। इट हैज सेल्फ डायग्नोस्टिक एंड सेल्फ इंटीग्रिटी टेस्ट फीचर्स। एडवांटेजेस ऑफ ईआई, इट हैज सेल्फ डायग्नोस्टिक एंड सेल्फ इंटीग्रिटी टेस्ट फीचर्स। ये स्वयं डायग्नोज कर लेता है फॉल्टों को, सेल्फ डायग्नोस्टिक नेचर का है, उसमें फॉल्ट हमें पता लग जाता है, कौन सी रिले प्रॉब्लम कर रही है, कौन सा सर्किट प्रॉब्लम कर रहा है, हमें इंडिकेशन मिल जाता है। देन अवर सिग्नल मेंटेनर और सेक्शन इंजीनियर shall attend immediately the problem and rectify it. Failure located and initiated by error code, अलार्म और एरर कोड हमें सिस्टम में दिखाई दे जाता है, आ जाता है परमानेंट, यदि कोई परमानेंट फेलियर है। अदरवाइज सिस्टम में लॉक हो जाता है, हम उसकी रिपोर्ट निकाल कर देख सकते हैं कि ये फॉल्ट आया इतने बज के इतने मिनट पर, क्या हुआ था कि सिग्नल नहीं आ रहा था, अब आ गया बाद में, वो हमें मिल जाएगा। हो सकता है कोई रिले ने प्रॉब्लम करी हो, कोई और सर्किट ने प्रॉब्लम करी है, देन वी कैन डायग्नोज इजीली। फॉल्ट मॉड्यूल कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्पेयर मॉड्यूल, और तुरंत जो हमारे मॉड्यूल है वो स्पेयर मॉड्यूल से बदल दिए जाते हैं। द डाउन टाइम सिस्टम कम है, लेस प्रोन टू शॉर्टकट मेथड। खास बात यह है कि इसमें शॉर्टकट करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरफियर by SNT maintainer, SNT engineer or electrical engineer or any other engineer in our signaling system. If anybody tried to interfere the system, then complete system shall go in shutdown mode. Total system shutdown if point अथवा signal wrongly feed, यदि किसी कोई सिग्नल फेल हुआ और किसी ने उसको गलत फीड देने की कोशिश करी या किसी पॉइंट को बाहर से फीड देने के ऑपरेट करने की कोशिश करी, तो सिस्टम पूछता है पीछे से, फील्ड से, फील्ड में जुड़ा है ना वो, तो फील्ड से जुड़ा है तो फील्ड में हमारा जो ट्रैक सर्किट है, पॉइंट का सर्किट है, सिग्नल है, गेट है, उनसे पूछेगा सर्किट अपने पीछे
कंट्रोलिंग सर्किट से कि ये सप्लाई क्या आपके पास से आई है, ये ऐसा इंडिकेशन क्या आपकी साइड से, यदि वहां से वेरीफाई होता है और वो बताता है कि नहीं यहाँ से नहीं, बीच में से किसी ने सप्लाई दी है, देन सिस्टम विल गो इन शटडाउन मोड। मोटी भाषा में मैंने आपको बताया। एनी डाउट प्लीज आस्क मी। सिस्टम एडवांटेजेस में और क्या है, सिस्टम फैक्ट्री लेवल पे सिमुलेशन पैनल का प्रयोग करते हुए टेस्ट होता है। जो सिस्टम वो लगाएंगे वहाँ पे फैक्ट्री में टेस्ट होता है, फैक्ट्री लेवल पे, और हमारे सिग्नल इंजीनियर और ऑफिसर भी वहाँ जाके टेस्ट करते हैं उसको। इनेबल्स यूसेज ऑफ OFC विद ऑब्जेक्ट कंट्रोलर। OFC मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है। आजकल लेटेस्ट केबल है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर केबल। OFC का इस्तेमाल होता है विद ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के साथ, विच रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर केबल, जो कॉपर केबल की आवश्यकता को कम कर देता है, उसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस भी घट जाती है। क्योंकि इसकी कॉपर केबल की बहुत कॉस्ट होती है पर मीटर, OFC की तो बहुत ही लेस कॉस्ट है। ये चोरी भी नहीं होती, ये चोरी हो जाती है, ये इसकी मार्केट में सेल हो सकती है, सेल वैल्यू है। OFC कटने पर कोई काट के ले जाए, सेल नहीं होती। रिमोट ऑपरेशन ऑफ सिग्नल पॉइंट्स एंड लेवल क्रॉसिंग कंट्रोल से इज फिजिबल, थस कंपेटेबल विद सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। तो रिमोट ऑपरेशन सिग्नलों का संभव है, पॉइंटों का, लेवल क्रॉसिंग गेटों का जो नियंत्रित कर रहे हैं। थस तो इसको हम सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल, एक जगह से हम कंट्रोल करके रिमोट ऑपरेशन करते हैं इनका। डाटा लॉगर या इवेंट लॉगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। जहाँ पे EI लगा है जिस स्टेशन पर, वहाँ पे डाटा लॉगर जरूरी है, मस्ट डाटा लॉगर लगेगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ EI देखिए, बिल्कुल एक बहुत ही सिंपल ब्लॉक डायग्राम EI का बताया कैसे। फील्ड के गियर है, फील्ड के गियर में हमारा पॉइंट है, पॉइंट मशीन लगी है तो पॉइंट है, पॉइंट के इंडिकेशन कि वो नॉर्मल में सेट है या रिवर्स में सेट है, उसका इंडिकेशन केबल के थ्रू रिले रूम के रिले रैक में जाता है। रिले रैक से उसकी जो सप्लाई है इंडिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम EI सिस्टम में जाता है। इससे अटैच एक मेंटेनेंस विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU होता है, जो कि सिग्नल मेंटेनर अपने रूम में यूज करता है, उसमें देखता है। ये सब रिले रूम में हमारा EI लगा है। ऑपरेटिंग पैनल हमारा स्टेशन मास्टर के जगह पर है, ऑफिस में या जो भी लोकेशन चूज करिए। ये ऑपरेटिंग विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU, ये केवल यहाँ से स्टेशन मास्टर या तो ऑपरेटिंग VDU से ऑपरेट करेगा, क्लिक करके रूट सेट करना, पॉइंट सेट करना, गेट बंद करना, एक कंट्रोल देगा, देन सब सिग्नल ओवर होगा। अथवा यदि ये सिस्टम नहीं है यूज में तो कंट्रोल पैनल वहाँ पे होगा, उससे कंट्रोल करेगा। उसमें कुछ जो भी है बटन दबा के, पॉइंट बटन, सिग्नल बटन, रूट बटन, या तो ये ऑपरेशन होगा अथवा ऑपरेटिंग VDU के द्वारा होगा। एट ए टाइम ओनली वन सिस्टम कैन बी यूज्ड। नॉर्मली यदि ऑपरेटिंग VDU लगा है तो माउस द्वारा इससे होगा। जैसे बच्चे घर में कंप्यूटर
चलाते हैं, माउस यूज करते हैं, सेम सिस्टम है। तो ये बड़ा दिखाई देने वाला ऑपरेटिंग वीडियो है और कंट्रोल इसी से ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर ऑपरेट करके कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल पैनल है, तो दोनों में से एक टाइम काम करता है। ये एसएम रूम में हो सकता है। ये फील्ड के गियर मैंने बताया, इनकी इनपुट जो है यहाँ से होते होते इसमें आती है। जब ये वेरीफाई करता है तो ये जब स्टेशन मास्टर कंट्रोल देता है तो यहाँ पे हमें दिखाई दे जाता है कि हमारा रूट सेट हो गया, सिग्नल ग्रीन हो गया, ऐसे। ना कोई लीवर की जरूरत है, ना कोई पैनल की जरूरत है। देन कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। देखिए और थोड़ा मैं डिटेल में ब्लॉक डायग्राम इसका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कैसे होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। इनपुट का मतलब हमारी फील्ड से जो इनपुट आ रही है, जो लाइन है ना जी, तो लाइन में जो टैग ब्लॉक्स, जो हमारी फील्ड की इनपुट आ रही है, ये पिकअप कॉन्टैक्ट है, ये पिकअप कॉन्टैक्ट है रिले के। जैसे पॉइंट है, उनके इंडिकेशन पॉइंट की डायरेक्शन में सेट है। नॉर्मल है तो नॉर्मल में सेट है मेन लाइन, तो उसकी एक रिले पिकअप है, उस रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट। कोई पॉइंट रिवर्स है तो उसका रिवर्स कॉन्टैक्ट। कोई गेट है तो गेट बंद है, लॉक है, तो उसका लेवल क्रॉसिंग की कंट्रोल रिले, उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट। उनका जो इनपुट है वो यहाँ पे दिया टैग ब्लॉक में आता है, रिले के रिले रूम में टैग ब्लॉक में आता है। और इनपुट कार्ड्स हमारे रहते हैं सिस्टम में, इनपुट कार्ड्स, प्रोसेसर विद मेमोरी चिप्स, EPROMs एंड रैम। प्रोसेसर कार्ड, तो हमारा जो सिस्टम है प्रोसेसर विद मेमोरी, चिप्स, EPROMs एंड रैम। ये हमारा सिस्टम में क्या है, जहाँ पे EI लगा है उसमें प्रोसेसर होता है, मेमोरी चिप्स होती है, जैसे मोबाइल में हम मेमोरी अपनी का मेमोरी कार्ड रखते हैं, और एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मेमोरी चिप्स कौन सी होती है, EPROMs, EPROMs बोलते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज सिस्टम, EPROMs। तो प्रोसेसर में आया जो इनपुट हमारी फील्ड से आई, रिले की, गेट की, सिग्नल की, वो हमारे इनपुट प्रोसेसर में प्रोसेस होगी। आगे फिर वो अपनी प्रोसेस करके आउटपुट आगे भेजेगा आउटपुट कार्ड में, आउटपुट कार्ड से टैग ब्लॉक में आएगी, और टैग ब्लॉक से फिर हमारी जो सिग्नल को सप्लाई जाएगी कंट्रोल रिले, उन रिलो को सप्लाई जाएगी, वो रिले पिकअप होंगी। तो HR रिले येलो की कंट्रोलिंग रिले है, सिग्नल को येलो करने का। DR रिले सिग्नल को ग्रीन करने का रिले है। और WNR पॉइंट कंट्रोल रिले, WRR, WNR, और CHKLR क्रैंक हैंडल, जो हमारे पॉइंट प्रॉपर मशीनों में कंट्रोलिंग लोकेशन बॉक्स में लगे हैं, वो आदि। तो ये हमारा सिस्टम का मोटा मोटा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग रिलेज, classification of signaling functions. The signaling functions are classified as input and output function.
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इनपुट एंड आउटपुट इंटरलॉकिंग रिले पैनल, इंटरनल बिट्स, इंटरफेस बिट्स। ये आपके जैसे टू अदर EI, टू डाटा लॉगर, टू EI ट्रिपल शूटिंग। तो ये हमारा जो कंट्रोल है किसी दूसरे EI को भी हो सकता है, ऐसे डाटा लॉगर को भी हमारा इंफॉर्मेशन जाती है। हमारे TPR जो ट्रैक है उनके कंट्रोलिंग रिले, ट्रैक प्रूविंग रिले, क्रैंक हैंडल, CHPR, स्लॉट है, स्विच बटन कॉन्टैक्ट है। ये पैनल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस रिले। तो ये नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट इंडिकेशन के लिए इंटरनल बिट्स, LC गेट का कंट्रोल, LXPR, पॉइंट की NWKR, RWKR, सिग्नल, RECR, रेड लैम्प चेकिंग रिले, येलो का है, ग्रीन का DECR, UECR रूट का है, HHECR डबल येलो का है। ये कंट्रोलिंग रिले है। तो ये सिस्टम दिखाया है आपके। इनपुट बिट्स, बटन्स GN/UN होते हैं। इंटरनल बिट्स में UCR, रूट चेकिंग रिले, ASR और UYR। आउटपुट बिट्स में WR एंड WKR। तो ये सब सिस्टम में हमारे रीड होती है और इनसे हमारा सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। रिले के कॉन्टैक्ट ही होते हैं बेसिकली जो हमारे सिस्टम में प्रूव करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ RRI इंटरलॉकिंग लॉजिक। तो ये जैसे आपके ट्रैक प्रूविंग रिले अपसाइड के GN/UN बटन है पैनल के, प्रोसेस, UCR, LSR, ये कुछ मोटा मोटा WLR सर्किट बताए हैं। तो इसमें जो है हमारे RRI रूट रिले इंटरलॉकिंग के लॉजिक सर्किट्स हमारे हैं। तब कैसे आपके HR रिले पिकअप होगी है। RECR डाउन है, रूट लैम्प चेकिंग रिले, रेड लैम्प चेकिंग रिले, तो उसका इंडिकेशन हमारा रेड होगा। HECR अप है तो कैसे हमारा येलो का इंडिकेशन दिखाई देगा। तो ये हमारा सिस्टम है। कॉन्सेप्ट ऑफ EI एप्लीकेशन। GN plus UN pressed, WKR रिले, वाइटल इनपुट, UCR, ALSR, WLR, HR रिले अप, RECR, RJ के इंडिकेशंस। तो ये दिस पोर्शन ऑफ द सर्किट इज written inside the MLK to in form of Boolean expression। तो ये जो है हमारे सिस्टम है। कॉन्सेप्ट ऑफ EI एप्लीकेशन लॉजिक। पैनल प्रोसेसर क्या होता है? पैनल प्रोसेसर एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है विच ट्रांसफर द नॉन वाइटल इनपुट डाटा। तो पैनल प्रोसेसर क्या है? जिधर स्टेशन मास्टर का रूम रहता है, पैनल उधर लगा है तो पैनल प्रोसेसर वहां पे लगाते हैं। जो मेन सिस्टम है उससे हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू पैनल प्रोसेसर को कुछ सप्लाई जाती है, कुछ इनपुट जाती है, जिससे पैनल पे इंडिकेशन इनपुट जो उसने दी ऑपरेट कर रहा है, जो आउटपुट उससे आके सिग्नलों को जाती है वो सब। तो पैनल प्रोसेसर एक प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है जो ट्रांसफर करता है नॉन वाइटल इनपुट डाटा को। नॉन वाइटल इनपुट डाटा क्या? बटन है, चाबी है, इनपुट की इनपुट फ्रॉम कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल टू CIU, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट, जो हमारा मेन जिसमें
प्रोसेसर है, CIU बोलते हैं उसे, एंड आल्सो ड्राइव पैनल इंडिकेशन बजर्स and counters in the CCIP basing on the non-vital output data received from CIU. It works as a slave unit of Central Interlocking Unit CIU through serial communication and is placed close to CCIP. तो पैनल प्रोसेसर जो है, जहाँ पे कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल होता है, वहाँ पे ही ये पैनल प्रोसेसर लगाया जाता है। तो देखिए, सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट, पैनल प्रोसेसर, नॉन वाइटल आउटपुट, नॉन वाइटल इनपुट, ये पैनल है कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल, CCIP बोलते हैं इसको, जो स्टेशन मास्टर ऑपरेट करेगा। या दूसरा फिर आपके VDU होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट जो है हमारी, जो सेंटर में रखा है सिस्टम, पैनल प्रोसेसर को इनपुट देगा, पैनल प्रोसेसर से होते हुए कार्ड के थ्रू ये नॉन वाइटल इनपुट, नॉन वाइटल आउटपुट कार्ड, तो ये इससे इनपुट इसमें आएगी, ठीक है। यदि उधर से इनपुट लेना है, वहाँ पे कैसी इनपुट हमारी फील्ड में है उसका यहाँ पैनल पे पता लग रहा है। अब स्टेशन मास्टर ने कोई बटन दबाया, कोई लाइन रूट सेट करने के लिए गाड़ी लेना चाहता है, तो ये नॉन वाइटल इनपुट यहाँ से जब वो प्रेस करेगा पैनल प्रोसेसर में जाएगा, पैनल प्रोसेसर में प्रोसेस होगा और वो सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट को जाएगा। सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट जो है, जो फील्ड में कनेक्ट है, वहाँ पे पॉइंट के ऑपरेशन होंगे, पॉइंट की सेटिंग होगी, गेट है तो वो गेट क्लोज होके बंद कराने का इंडिकेशन मिलेगा, जो भी उसका जिस तरीके से कंट्रोल है, और वापसी में फिर उसके सेट होने के बाद इंडिकेशन वापस में हमें मिलेंगे, जो कि फिर यहाँ पे CCIP में मिल जाएंगे। रूट सेट हो गया, सिग्नल ग्रीन हो गया, तो ये सब यहाँ पे रूट लॉक हो गया, सिग्नल ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये ऑपरेशन दिखाता है, बताता है। ये इसका जनरल आर्किटेक्चर है। हाँ, इंटरलॉकिंग, इंट्रोडक्शन टू इंटरलॉकिंग। तो ये RRI में आपके जो हमारा सिस्टम है उसको समझने के लिए इसमें आपके परिचय, सबसे पहले हम इंटरलॉकिंग को जानेंगे कि RRI में सबसे पहले इंटरलॉकिंग कैसे ध्यान में रख के हमें सर्किट डिजाइन किए जाते हैं। तो इंटरलॉकिंग means an arrangement of signals, points and other appliances operated from a panel or from lever frame, so interconnected by mechanical locking or electrical locking or both, that their operation must take place in proper sequence to ensure safety. Then essentials of interlocking, अंतरपासन की आवश्यक शर्तें क्या है। इन 4 शर्तों को जरा समझ लीजिए, इन्हीं से हमारे लॉजिक सर्किट इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं से हमारे सर्किट जो ऑपरेशन सर्किट है, सिग्नलों के लाइटिंग सर्किट, कंट्रोल सर्किट, वो सब हमारे एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग पे डिपेंड है। नंबर 1, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ ए रनिंग सिग्नल unless all points including isolation are correctly set
all facing points are locked, and all interlocked level crossing gate are closed and locked against road traffic for the line on which the train will travel, including overlap. किसी भी रनिंग सिग्नल को ऑफ करना संभव नहीं होना चाहिए जब तक कि सभी कांटे ऑल पॉइंट्स आइसोलेशन सहित पूरी तरीके से सेट ना हो तथा सभी फेसिंग पॉइंट फेसिंग डायरेक्शन में जो पड़ रहे हैं वो लॉक ना हो, एंड और सभी इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट आर क्लोज्ड एंड लॉक्ड अगेंस्ट रोड ट्रैफिक, और जितने भी फाटक पड़ते हैं इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट वो बंद व लॉक ना हो फॉर द लाइन जिस पर गाड़ी को लिया जाना है, ऑन विच द ट्रेन विल ट्रेवल इंक्लूडिंग ओवरलैप के कांटों सहित। जब तक ये सब काम सारे पॉइंट सेट एंड लॉक गेट लॉक एंड क्लोज ना हो जाए, क्लोज एंड लॉक ना हो जाए, तब तक सिग्नल को ऑफ करना संभव ना हो। देन सेकंड पॉइंट ये कहता है कि सिग्नल ऑफ हो जाने के बाद जो अभी हमने काम किया था, रूट को सेट किया, लॉक किया, हमने गेट को क्लोज किया, बंद किया, लॉक किया, जब तक ये सब इनको खोलना, इनको वापस करना संभव ना हो, after the signal has taken off, it shall not be possible to move any point or lock in the route, including overlap and isolation, and nor to release any interlocked LC gate until the signal is replaced to the on position. जब तक कि सिग्नल को ऑन पोजीशन में ना कर दिया जाए तब तक रूट को बदलना, गेट को खोलना संभव नहीं होना चाहिए। हम उसको ग्रीन से रेड कर ले तब हम रूट को चेंज कर लें, ऐसा नियम है, ऐसा इंटरलॉकिंग है। इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ एट ए टाइम सेम टाइम एनी टू फिक्स द सिग्नल विच कैन लीड टू एनी कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट। किसी भी सिग्नल को एट ए टाइम कोई भी दो फिक्स सिग्नलों को टेक ऑफ करना संभव नहीं होना चाहिए। कौन से सिग्नल? जो कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट क्रिएट करते हों, जैसे अप मेन होम, डाउन स्टार्टर सिंगल लाइन में एक साथ नहीं आ सकते, या सेम डायरेक्शन में कॉन्फ्लिक्टिंग हो, मेन लाइन का होम लूप लाइन का होम एक साथ नहीं आ सकते। Where feasible, the points shall be so interlocked as to avoid any conflicting movement. जहाँ तक संभव है पॉइंट इस प्रकार इंटरलॉक्ड हों कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट को अवॉइड करें।